दोबारा बता दें। नेट ऑफ 15%, दोनों को लहदा कर लें। चले, आपने क्वेश्चन पूछा तो एंड पे था, उस पर टाइम खत्म हो गया था। अब एफटीआर इनकम मतलब कौन से वाली? डिविडेंड मिला कितना? 45 लाख 45,000, ठीक है। और नेक्स्ट चले, कुछ बोनस शेयर दिए। अच्छा, पहले तो मैं बोनस शेयर कर, ये है सेक्शन, हमारे सिलेबस में तो नहीं है, 236G, ये एक सेक्शन है, ये मुसलसल चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले बोनस शेयर की बात करूं, इस पे फिर मैं आपको बाद में आ जाऊंगा। बोनस शेयर पहले समझा लूं, इसलिए मैंने आपका क्वेश्चन शायद रोका था मेरे ख्याल में, ठीक है, कि बोनस शेयर का चूंकि बच्चों को पता नहीं। बोनस शेयर जब भी मिलता था वो शेयर देते थे और ये टैक्सेबल नहीं था। कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा भाई फायदा तो होता है, जैसे आपको शेयर मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेके आपकी सैलरी इनकम में नहीं ऐड करते। इस तरह से उन्होंने कहा जिसको भी बोनस शेयर मिले तो ये अब इनकम समझा जाएगा। बोनस शेयर क्या होते हैं? बोनस डिविडेंड नहीं देती कंपनी, या कभी कभार थोड़ा डिविडेंड देती है तो उसके बदले में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको कुछ कुछ और शेयर्स दे देते हैं। इसको क्या कहते हैं? बोनस शेयर। अब ये सेक्शन है 236G, ठीक है। इस 236A है, B है, C है, D है, ये सारे विद होल्डिंग वाले हैं। वो इसकी विद होल्डिंग के बारे में जो बात करते हैं तो फर्दर बात करते हैं। अच्छा, आपको जो बात बताने लगा वो आप तक है, उसके बाद फिर बजट आ चुका है, बजट आ चुका है तो वो चेंज हो चुका है। आपके जो एग्जामिनेबल बात होगी वो बताने लगा हूं। 236C समझ, उसको उन्होंने शेयर दिए, कितने शेयर आप ही बता दें? 2000 शेयर दिए। 2000 शेयर जिसको बोनस शेयर मिले उसकी करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। से एक शेयर 100 रुपए का है तो इसका मतलब है उसको कितने का फायदा हुआ? 2 लाख का। यहां तक क्लियर हो गया? ये फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। अब उसको तो वो शेयर दे रहे हैं, वो कहते हैं इस पे भी टैक्स विदहेल्ड करो। ओ भाई कितना? 10% के हिसाब से। अब ये देखें, ये एबीसी कंपनी है, इसने इस बंदे को शेयर दिए, क्या इस बंदे को पेमेंट कर रहा है? अगर तो डिविडेंड करे, अगर तो डिविडेंड दे फिर बनता है उसमें से कुछ पैसे काट ले, 15%, 15% है ना डिविडेंड पे, इस पे है 10%। तो वो फिर क्या कहते हैं, भाई आपको बोनस शेयर देने लगे हैं, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी बनती है? 2 लाख। 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000। ये हमें जमा कराओ, ठीक है। और या फिर ये तुम्हारे पास चालान है, ये गवर्नमेंट को जाके टैक्स जमा कराओ। वो गवर्नमेंट को 20,000 क्या जमा करा देगा? टैक्स जमा करा देगा। या कंपनी को क्या देगा? 20,000 देगा और कंपनी उसको सीपीआर देगी। कंपनी उसको पूरे कितने के दे देगी? 2 लाख। अब ये 2 लाख शेयर ये इनकम डिक्लेयर किया जाएगा। उसकी इनकम 2000 शेयर है तो उसकी इनकम कितनी हो गई? 100 रुपए के हिसाब से 2 लाख। ये अपनी इनकम डिक्लेयर करेगा और साथ में कहेगा ये एफटीआर इनकम है। ये कौन से वाली? एफटीआर। इस पे रेट कितना है? 10%। जब वो कहेंगे भाईजान 10%, तो वो कहेगा ऑलरेडी ये मैं पे कर चुका हूं एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसलिए ये फिर क्या बन जाएगा? फुल एंड फाइनल। तो एफटीआर है, लेकिन है क्या था? जैसे डिविडेंड, ये भी एफटीआर है। कितना टैक्स विदहेल्ड करते हैं? 15%, और वो फुल एंड फाइनल होता है उसके बारे में बिल्कुल ये इसी तरह से। लेकिन इस सूरत में उसको चेक दे, सॉरी उसको शेयर्स दे रहे हैं पैसे, तो जिसको मिल रहा होता है वो आके टैक्स देता है। कितना? 20,000 रुपए। और वो क्या जमा करवा देती है? वो कंपनी जमा कराती है, उसको सीपीआर एक यानी उसको रसीद दे देती है, आपका टैक्स जमा हो गया। जब आएंगे एफबीआर वाले, भाईजान तुझे 2000 शेयर मिली हैं, जरा 2 लाख रुपए पे टैक्स दो, वो कहेगा मैं इस पे ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं। और वो क्या है? फुल एंड फाइनल। तो बोनस शेयर एफटीआर में जाते हैं। नंबर 1 हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन ये पूछ रहा है तो मैं इस वजह से कह रहा हूं। बोनस शेयर एफटीआर में जाती है, उस पर टैक्स 15% की बजाय कितना होता है? डिविडेंड पे मिलता है कितना? 15% टैक्स होता है। और इस पे कितना? तरीका समझ आ गया? वो बंदा खुद जमा कराएगा या कंपनी को पैसे देगा और उसको क्या मिल जाएंगे वो? ये अब बताएं आपका क्वेश्चन। अब फर्दर इसको क्या करें? तो उसको कितने के पड़े? दैट विल बी कॉस्ट, और जितने के बेचेगा उनके दरमियान। फिर देखें, फिर देखा जाएगा ये जो शेयर हैं ये पब्लिक कंपनी के हैं या प्राइवेट कंपनी के। अगर पब्लिक कंपनी के हैं तो सेपरेट ब्लॉक, और अगर ये प्राइवेट कंपनी के शेयर, वो आगे आपको पता है। और जी ये अलहदा होगा। देखें डिविडेंड अलहदा है जो इनकम है, तो ये इसको इनकम ट्रीट करता है। उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया बल्कि क्या दे दिया?
बोनस शेयर दे दिए, तो ये इनकम है, ये अलहदा होगा, डिस्पोज करेगा तो कैपिटल। जैसे किसी की सैलरी इनकम में इनकम ऐड करते हैं तो वो अलहदा है, और जब वो आगे उसको सेल करता है वो कैपिटल गेन में, तो ये आ जाएगी एफटीआर इनकम, और जब वो उसको क्या करेगा जो है, जब वो उसको सेल करेगा तो कैपिटल गेन। क्लियर हो गया? इसी तरह से जो है, चलें बस इतना काफी है, ठीक हो गया? कोई और नहीं, इनका क्वेश्चन सिर्फ कंप्लीट होने जी। क्लियर हो गया? मैं जानबूझ के पता नहीं मेरा हाथ हमने पूछा था, मैं रोक दिया था क्योंकि इतनी डिटेल का उस टाइम पे टाइम नहीं था। तो सेक्शन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट यस ये सी फैप पे हो रहा है, और जी जी पूछ रहा है, इसी वजह से मैंने इतनी डिटेल से बता दिया, वरना मैं आपको लिफ्ट ही ना कराता। ये पूछ रहा है तो मैंने इसी वजह से बता दिया कि आई कैप, हालांकि हमारे सिलेबस में 236G है ही नहीं। आई कैप बिल्कुल इस तरह से पूछ रहा है जिस तरह से मैंने बताना है। 10% एफटीआर पहले कट जाता है, कटता तो नहीं है बेसिकली, वो जमा तो खुद कराता है, लेकिन बिल्कुल इस तरह से ट्रीट करना है जिस तरह से क्या करते हैं हम डिविडेंड को ट्रीट करते हैं। हम समझेंगे उसने पे कर दिया, ठीक है? नहीं जी, अब आपका जी पहले इनका क्वेश्चन जी बोले जी। नहीं कैपिटल गेन तो फिर होगा नहीं ना, जब चीज सेल करेंगे तो कैपिटल गेन आएगा ना। नंबर्स के अंदर मैं समझ नहीं, जितने का मर्जी हो जाए, जब तक सेल नहीं करेंगे उस, देखिए इनकम तो नहीं है ना, मेरा एक एसेट पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या ये मेरी इनकम है? नहीं, कुछ इनकम नहीं है, अनलेस अनटिल कि 7E में चला जाए और वो 25 मिलियन से वो इमोल प्रॉपर्टी और किससे ऊपर चली जाए, 25 मिलियन से वो हो सकता है। बाकी इसके अलावा आपके पास एसेट पड़े हुए, एसेट पे कभी भी टैक्स नहीं होता सवै 7E के, वो 7E के पीछे भी हम पड़े हुए हैं, वो उसको भी हम खत्म करवाना चाहते हैं जी। जी वो बिजनेस है, यस मैंने इसलिए कहा था कि बिजनेस में भी जा सकते हैं और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हूं तो कोई और काम करें तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो भी ठीक है, ठीक है। और सी फैप पे भी यही हो रहा है। और अगर आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बजाय क्या करना चाहते हैं कि एक बिजनेस है, जैसे एक बंदा जो है जानवर सेल करता है और साथ में वो मीट भी बेचता है, तो ये दो बिजनेस हो सकते हैं। जैसे आप उसको बिजनेस में ले लिया, दैट्स इट, इसमें एब्सोल्युटली फाइन, कोई मसला नहीं जी। नहीं अच्छा, इसमें दोनों बातें हैं। अगर उसका 1/5 ले ले, सिर्फ प्लाट का ना हो, सिर्फ प्लाट का ना हो तो भी ठीक है। और अगर आप सिर्फ रेंट की डेफिनेशन पे स्टक रहते हैं, फिर नोट लिख दें कि मैं रेंट की डेफिनेशन पर रहा और रेंट की डेफिनेशन में सिर्फ फॉरफिटेड डिपॉजिट और वो शामिल है, ग्रॉस रेंट में तो शामिल होगा लेकिन नेट रेंट में उसको शामिल नहीं कर रहा, दोनों ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये उस लेवल पे आप चले जाते हैं जब आपको सब कुछ आता है, अब आप किसकी तरफ जा रहे हैं, एक्सेप्शन की तरफ जा रहे हैं, तो यस ये दोनों ठीक है आपके लेवल पे मैं कह रहा हूं। वरना प्रैक्टिस में क्या चल रहा है वो मैं नहीं बताता, क्यों? क्योंकि आई कैप अब दोनों ठीक करेगा, क्योंकि जैसे ये 236 वाली बात की, हमारे सिलेबस से आगे चला गया, अब आप इसको कंसीडर करेंगे कि ये हमारा टैक्स विदहेल्ड हो गया, हालांकि होता नहीं है, वो तो खुद जमा करा रहा होता है बंदा, लेकिन आपने कंसीडर क्या करना है, अब वो इसमें डिटेल से नहीं जाएगा, लेकिन सी फैप पे जाएंगे तो वो इसको किस में जाएगा, डिटेल पे जाएगा जी। और क्वेश्चन चले, कल वाले क्वेश्चन में कुछ गलतियां थी, गलतियों से बुराद ये है कि वो जल्दी जल्दी कराया तो उसमें एक दो बातें रह गई, तो उसको हम दोबारा से डिस्कस कर देते हैं, फिर हम वापस आ जाएंगे। ले जी हम चलते हैं लॉन्ग बैच पे, और हमने क्या किया था, ले जी कल वाला क्वेश्चन आज। हाँ हम ये वाला स्टार्ट कर ले, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन दोबारा से लूंगा, ये ना हो फिर मैं आपको गलत बता दूं, कोई बात ले जी। इसमें 2-3 बातें थी, पहली बताइएगा कोई कि एक तो उसके पास जी कैश पे लोन लिया था, अर्शमान आपने बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 या 2, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 जल्दी से बताइएगा। यही वाला शी बारोड कितना, ये 50 लाख, ये एक तो ये वाला मसला था, शी बारोड कितना 50 लाख फ्रॉम इमरान, और हमने इसको इग्नोर कर दिया। नहीं भाई, उसने लिखा हुआ है इन कैश, तो जब आप लोन लें और कैश में ले ले, नहीं लेना था, बैंकिंग चैनल के थ्रू लेना था, अगले बंदे से पूछना था तुम्हारा एनटीएन है या नहीं है, तो चूंकि कैश में आ गया लिहाजा ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक ये वाली बात थी। एक एंड पे एक था जो है उसने जो है कौन से वाला 10वां पॉइंट, जी जी बोले। एक तो बेटा हमने क्या करना था ना, मैं आपको बताऊं, टोटल इनकम करनी थी, ले
इररेलेवेंट हो गया। अगर टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेएबल होता तो जरा देखें भाई, सेक्शन 61 पढ़े, वो कहता है A डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाइड बाय C, C विल बी द लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट और 30% ऑफ द जो है, अगर वो AOP है और कंपनी है तो 20%। ये वाली समझ आ गई। लेकिन अगर आप पेमेंट करें एसोसिएट को, तो ये 30 और 20 हाफ हो जाएंगे। ये वाला केस था। अब जरा पढ़ें, फरहीन इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन शिफा एसोसिएट। जिसको कर रहे हैं उसमें आप डायरेक्टर हैं, तो आपस में आप क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। तो इस सूरत में 30 की बजाय 15 लेना है, ये वाला है। अगर हम क्या टैक्स क्रेडिट करें, तो टैक्स क्रेडिट सेक्शन 61 को आपने फिर से जाके पढ़ना है एक दफा। उसमें एक बात लिखी थी जो आज तक किसी क्वेश्चन में पूछी, तो जानबूझ के हमने उसको क्या कर दिया, ऐड कर लिया कि ये किस में, टैक्स क्रेडिट में आ सकता है। एक और थी बात, कौन से वाली, वो कोई 8% 10% क्या था, लोन कौन से वाला था, आप ही शायद कह रहे थे, इधर से कोई कह रहा था, आप कह रहे थे, किधर कौन से वाला है, ऊपर, हाँ ये वाला। एक और था, ये तीसरी बात थी जो हमने डिस्कस नहीं की, वो है 1 अप्रैल 2025 उसने रिसीव किया कितना, 11 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन। ठीक है, द लोन वाज प्रोवाइडेड कितना, 1 अप्रैल 2024 और कितने पे, 10% पे। अब वो कह रहे हैं फुल सेटलमेंट से मुराद ये है कि इस लोन में, लोन भी, ये जो वापस हुआ इसमें लोन भी शामिल है और 10% इंटरेस्ट भी शामिल है। इसका मतलब है जो हमें मिला, तो फिर ये क्या है, ये 11 लाख, ये 110 है, इसको मल्टीप्लाइड बाई 10 करें तो आपका क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। उसको फिर 9 महीनों पे लेके जाए। हमने सारी फिगर। एक और इसी तरह से थी, रेंट वाला था, आप में से किसी ने कहा था कि ये सर 4 के बजाय 5 सालों का हो, इधर से भी किसी बच्चे ने कहा था, तो वो यस 5 साल। जरा बताइएगा वो कहाँ पे था, पहले भी, हाँ ये वाला पढ़ लेती, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो है उसकी वर्किंग में हमने कहा था 25, और वो कब आया, जो है 31 मार्च 2025। ठीक है, ये खत्म हुआ। इसका मतलब है शुरू कब हुआ होगा, आज से 5 साल पहले। कोई उसने डेट दी है, कोई डेट नहीं दी। लेकिन अगर हम 5 साल पीछे जाएं तो वो 31 मार्च 2020 बनता है। तो 20, इसका मतलब है 31 मार्च, ये कुछ बच्चों ने कहा जिन्होंने सॉल्व किया होता, हम सर सॉल्व तो नहीं करते, ऐसे दे देते हैं, तो सॉल्यूशन की वजह से फिर हम डिटेल से पढ़ें। 31 मार्च 2020, 21 तक पहला साल, 22 साल, 23 तक 24, और 31 मार्च 2025 को 5 साल पूरे हो गए। अब 31/3/2020 टैक्स ईयर, इस साल में भी ऐड करेंगे, फिर उससे अगला 21, फिर उससे अगला 22, उससे अगला 23 और उससे अगला 24। तो 5 साल हो चुका है। तो ये जो अब 2025 है, ये 6ठे साल में फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब है 10 लाख नहीं बल्कि 12.5 लाख जो है ऑलरेडी वो हो चुका है। ये तो खैर एक कैलकुलेशन का ही मसला था, बाकी आपने ठीक कहा था। मैंने शायद 10 लाख कहा था, आप लोगों ने उसको कहा कर 12.5 लाख है, तो कैलकुलेशन करने से आपकी कैलकुलेशन ठीक निकलती है। लें जी, हम जल्दी से चलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस में। ये कौन से वाला, हाँ दोबारा से, जी एरियर्स वाला कौन से वाला, जी मुझे जरा मुझे पॉइंट बताइएगा कौन से वाले की बात, अभी भी ऊपर पॉइंट नंबर बताइए ताकि मैं वो पढ़ लूं और फिर मैं मुझे बता दूं। अभी भी ऊपर है, मुझे बता दें, पॉइंट बता दें ताकि वो 5 की बात कर रहे हैं जी, 5 की जरा देख लेते हैं। इमरान डिस्प्यूट विद, ठीक है, और जनाब वाज सेटल कौन से वाला, कंसिक्वेंटली इमरान रिसीव्ड कितना, 2 लाख रिलेटिंग टू पिछला साल, जिस साल रेट क्या था 35%। फिर आप उसको देखेंगे, ये 35% साइड पे रख लें, जब आप टोटल करें तो उसमें देखें कितने परसेंट है। अगर तो 32% रेट से 30% लग रहा है हमारी बड़ी कैलकुलेशन में, तो इसमें कितना है 35, तो फिर इसी में ऐड कर दे 30। लेकिन अगर अभी हमें रेट लग रहा है 35 या 40%, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है अगर वो इसको एरियर्स वाली अमाउंट को पीछे ले जाए तो उसको 35% लगेगा, और अभी हमें कितना लग रहा है
में अगर हम इधर इंक्लूड करता है तो 40, इसका मतलब उसका नुकसान हो रहा है, तो फिर ये एक्सक्लूड करके अलहदा से उस साल में करवाएंगे। दोबारा से 35% लग रहा था तब, अभी रेट देखें, अगर तो 35% है या कम है तो बेहतर है कि इसी में फॉल करवा दे। लेकिन अगर 35% से ज्यादा रेट अभी लग रहा है इस साल में, तो पिछले साल का रेट उसने कितना दिया हुआ है 35%, तो फिर इसको निकाल के अलहदा से ट्रीट करेंगे। ये सिंपल सी है। होता क्या है कि जब किसी को लगे कि एरियर्स की वजह से सैलरी, कानून था, एरियर की वजह से सैलरी इनकम में कुछ ऐड हो और उसकी वजह से रेट बढ़ जाए, तो वो चाहे तो उस साल में कर सकता है जिस साल से वो इनकम रिलेट करती है। तो आप कंपेयर कर ले, जो भी रेट निकलता था उसके साथ कंपेयर कर। नहीं देखें देखें, आप निकालें, उसकी वजह से स्लैब पे कोई सारा कुछ करने के बाद एंड पे देखें रेट क्या लग रहा है। अगर तो रेट इससे कम है, ठीक है, तो आप चुप कर जाएं। अगर रेट इससे ज्यादा लग रहा है 40%, तो आप कहें ये 35% में बी कैलकुलेटेड एज ए सेपरेट इन द प्रीवियस ईयर। इतना कह के अपनी जान छुड़वा लें कि ये उधर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे रेट ज्यादा लग रहा है। शेल होता तो मैं लाजमी तौर पर इसको अलहदा करता। अब मेरे एक नोट लिखे और जान छुड़वा लें। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? चले हम चलते हैं इनकम फॉर बिजनेस में। जी बेटा कोई और क्वेश्चन है बता दे। चले, क्योंकि जो है किधर है वो, एक दोस्त ने कहा था और खुद ही गायब हो गया कि सर जी ये टेस्ट तो डिस्कस करने। चलो अच्छा हुआ टेस्ट डिस्कस हो गया। जी मैं आता हूँ, एक सिर्फ एक। जी बोले भाई इसी में रखें ना, तो फिर तो कोई फायदा नहीं, फिर क्यों इतनी जो है वो कष्ट करें और पीछे उसको ले चलें। बैड डेट हमने पढ़ लिया था। ले जी, अब हमने अक्रूवल बेसिस वो पढ़ रहा था। स्टॉक इन ट्रेड हमने पढ़ लिया। प्रॉफिट ऑन डेट हमने पढ़ लिया। ले जी, अब आज इसको हम करते हैं डिस्पोजल और एक्विजिशन। यहां से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है? डिस्पोजल और एक्विजिशन। अच्छा, जो हाईलाइट हुए हैं आपने भी उनको हाईलाइट कर देना है, उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नंबर 1 पहले पढ़ते हैं हम डिस्पोजल, उसके बाद पढ़ेंगे हम एक्विजिशन, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है? पहले डेफिनेशन देख लेते हैं जनाब। बिजनेस एसेट अगर 100% बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, बिजनेस एसेट है। अगर पार्शली बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, पार्शली किसी और, तो भी वो बिजनेस एसेट है। लेकिन जो पर्सनल एसेट है, अगर 100% पर्सनली यूज हो तो उसको पर्सनल कहा जाएगा। अगर वो पार्शली बिजनेस और पार्शली पर्सनल के लिए यूज हो तो पर्सनल नहीं है बल्कि बिजनेस। ये वाली समझ है। पहला वो कहता है कि जनाब अगर डिस्पोजल क्या है, जब आपकी ओनरशिप एंड हो जाए, अब आप उसके मालिक नहीं रहे, तो वो क्या है, चाहे वो सोल्ड हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, कैंसल हो जाए, डिस्ट्रॉयड हो जाए, लॉस्ट, एक्सपायर, सरेंडर, ये सारा क्या कहलाता है? डिस्पोजल। करना क्या है वो आगे देखेंगे। डिस्पोजल क्या होता है जनाब? आपकी कंसिडरेशन माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू, तो या तो वो इनकम में ऐड होगा, या ये पहले दिन से मैं बता रहा हूं, या फिर किस में ऐड होगा, या वो एज ए डिडक्शन अलाउड होगा। तो इस वजह से हम आप डिस्पोजल को पढ़ने लगे। ले जी, फिर वो कहता है अगर आपको बाप ने सक्सेशन या विल से जो है वो एसेट आगे बेच दिए, बेटे को दे दिए, वो भी ऐसा समझा जाएगा बाप के लिए कि ये भी डिस्पोजल है। जो दो बातें होगी। तीसरा, अगर कोई आपका पर्सनल जो है बिजनेस एसेट है और आपने पर्सनल यूज में कर लिया, यानी डिलीवरी वैन थी, वो जो है वो स्टाफ को जो है पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देती थी, आपने कहा नहीं इनके लिए और खरीद लो, ये आज से डिलीवरी वैन जो है मेरे बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देगी, तो डायरेक्टर के, तो ये पर्सनल यूज में चला गया, ये भी क्या है? डिस्पोजल है। इसी तरह से अगर कोई एसेट है, आप कहें अब ये किसी काम का नहीं रहा, जैसे विंडो एसी लगा हुआ है, आप कहते हैं नहीं यार ये तो बिजली का बड़ा खापा है, तो आप जो है स्प्लिट या कौन से वाला कोई और नाम इन्वर्टर, डीसी इन्वर्टर ले आए, अब आपने उसको क्या कर दिया? सरेंडर, तो बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रहा, आज से ये क्या हो गया? डिस्पोज ऑफ, इसको सरेंडर कहते हैं। ये सारे इसी तरह से अगर आप पूरा एसेट बेच दें या उसका कोई पार्ट बेच दें तो ये भी डिस्पोजल है। जैसे गाड़ी है, उसके टायर बेच दिए और जो है ये भी डिस्पोजल है, लेकिन वो पार्ट है, कैसे करेंगे वो आगे जाके पढ़ेंगे। एक्विजिशन है, आप जब उसको ओन करना, ओनरशिप खत्म हो जाए डिस्पोजल, ओन करना शुरू कर दें एक्विजिशन। इसी तरह से कोई पर्सनल एसेट है और उसको बिजनेस यूज में लिया, एक डिलीवरी वैन थी जो उसके बच्चों को छोड़ी, नहीं यार जरूरत पड़ती है, बच्चे तो बाइक पे भी जा सकते हैं, ये वैन को किधर अप्लाई करो? बिजनेस में, तो ये समझो आपने क्या कर लिया? एक्वायर समझ आ गया, डिस्पोजल समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब है कॉस्ट। कॉस्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस हमें रिटर्न डाउन वैल्यू देती है। रिटर्न डाउन वैल्यू को कंसीडरेशन के साथ मैच करे तो आपको क्या क्लियर हो गया? तो डेप्रिसिएशन हमने डिटेल से पढ़ चुके हैं,
उसको मजीद नहीं पढ़ना। इनिशियल अलाउंस डिटेल से पढ़ चुके हैं हम। इसी तरह से हम क्या किसको अमोर्टाइजेशन डिटेल से पढ़ चुके हैं, उनमें जो केसेस थे वो भी पढ़ चुके हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू के बहुत सारे केसेस थे हमने पढ़े, उनमें से कुछ अजीब थे, जैसे एसेट को बाहर भेज दे, 75 लाख पे कहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर देना, इमूवल प्रॉपर्टी जो कि मोर देन कॉस्ट सेल हो, तो उस सूरत में रिटर्न डाउन वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। वो हमने पढ़ लिए सारे। अब हमारी दो चीजें रहेगी, एक कॉस्ट, एक कंसीडरेशन। कॉस्ट कितने का आया, उसी में से तो लेस करेंगे क्या रिटर्न, सॉरी जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तभी तो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी। रिटर्न डाउन वैल्यू के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम ज्यादा जोर अब किस पे लगा रहे हैं जनाब, कॉस्ट क्या होती, ठीक है, कॉस्ट क्या होती है। फिर इससे अगला जो टॉपिक है वो है कंसीडरेशन क्या होती है, और हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कॉस्ट क्या होती है भाई, वो कहते हैं जितने का आप सम होगा, जितने की आपने पैसे दिए, और अगर आपने बदले में कोई एसेट दिया है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। जैसे आपने 1 लाख रुपए की चीज खरीद ली, वो उसकी कॉस्ट है। आपने 20,000 रुपए पे कर दिए और एक एसेट दिया जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 80, सॉरी फेयर मार्केट वैल्यू 80,000 है, तो 20,000 आपने पे किए और 80,000 का एसेट दिया, दोनों को मिला के 1 लाख का एसेट है। क्लियर हो गया जी, आगे चलते हैं। फिर वो कहता है अगर उस पर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, फ्रेट वगैरह बनाते थे, एसेट के कॉस्ट का पार्ट होता है, अकाउंटिंग में भी होता है, वो भी एसेट का पार्ट। और इसी तरह से अगर आपने उसको बेचते हुए कोई खर्चा किया तो वो भी एसेट के, ये कहीं पे ना नोशनल एक्सपेंस पढ़े थे, तो नोशनल एक्सपेंस ना सिर्फ सेल का 0.5 होता है बल्कि परचेज का भी होता है, तो परचेज के खर्चे और सेल के खर्चे दोनों कॉस्ट का क्या बन जाते हैं, पार्ट बन जाते हैं, और उनको क्या किया जाता है। तो ये जो एक्वायरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट जो है ना, इंसिडेंटल खर्चे, कोई कमीशन पे किया, वो शेयर्स पे था कोई कमीशन, ले जी। इसी तरह से एक्सपेंडिचर पेड टू ऑल्टर या इंप्रूव, लेकिन इसमें कौन से वाले शामिल नहीं होंगे, जो जो साल के दौरान डिडक्शन, यानी रेवेन्यू नेचर के खर्चे ऐड नहीं करेंगे, कैपिटल नेचर के खर्चे। कुल मिला के बात करते हैं, एसेट की कॉस्ट, और एसेट के बदले में कोई एसेट दिया है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, कोई उसको इंप्रूव, आल्टर या इंसिडेंटल। इंसिडेंटल में ना सिर्फ परचेज बल्कि सेल के, ये सारे कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। क्लियर हो गया, नहीं जी। लेकिन कौन सा खर्चा नहीं करना, जैसे एसेट लिया कराची से लाहौर पे लेके आया, जितना फ्रेट लगेगा वो पार्ट है, उसकी पहले बेस बनाई ताकि उसके, देखें एसेट बड़े वजनी होते हैं, ठीक है, तो अगर वैसे जमीन पे खड़ा करके उसको चलाएं तो मशीनरी धंस सकती है, तो उसके लिए बाकायदा एक फाउंडेशन बनाई जाती है, वो भी उसका पार्ट है। और इसी खुशी में स्टाफ को पार्टी दी, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ये इंसिडेंटल खर्चा नहीं, ये इंसिडेंटल खर्चा, मिठाई वगैरह बांटते हैं, ठीक है, हिंदू हैं तो वो पता नहीं नारियल फोड़ते हैं क्या, ले जी, तो ये खर्चे जो है वो अलाउड चले ले। इसी तरह से अगर जी जी कौन से नारियल के साथ क्यों रिलेट कर रहे हैं इसको, अच्छा चलिए ले जी, आ जाए। पर्सनल एसेट पुट टू बिजनेस यूज, अब क्या करें, एक डिलीवरी वैन जो क्या हो रही थी, बच्चों के लिए यूज हो रही थी, वो किधर रही है, अब इसकी कॉस्ट क्या है भाई, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। इफ द पर्सनल एसेट इज पुट टू बिजनेस यूज दैट विल बी कॉल्ड एक्विजिशन, अब उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो तो खरीदा ही नहीं है, वो तो कब से घर यूज हो रहा है, जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू वो कॉस्ट बन जाएगी। इसी तरह से अगर एसेट खुद बनाए, जैसे बिल्डिंग बना ली, अब बताएं उसका, उसमें जितनी सीमेंट, जितनी बजरी, ईंटें, मैसन की कॉस्ट, प्लम्बर की कॉस्ट, लेबर जो भी है, सबको मिला के उसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट। ले जी, वो क्या कहता है जरा पढ़ते हैं, वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ produced or constructed asset shall be the total cost incurred in producing or constructing the asset or any incidental expenditure or alter या improve, वो सारी शर्तें। बस ये होगा जब खरीदते हैं, जैसे बिल्डिंग खरीदते हैं, जितने पैसे दिए, बिल्डिंग के बदले में प्लाट दिया तो प्लाट की फेयर मार्केट वैल्यू, बिल्डिंग खुद बनाई तो जितना उस पर खर्चा हुआ, आगे वही है इंसिडेंटल और इंप्रूव के लिए। चले अगली जो बात है वो ये है, वो है आपने कोई लोन लिया फॉरेन करेंसी का और उससे कोई एसेट खरीदा, से आपने एग्जांपल बता दूं, आपने $1000 लिए लोन, उस दिन 100 रुपए था, ठीक है, और आपने उससे क्या ले लिया,
एसेट ले लिया, कितने का, 100 रुपए रेट था, ठीक है, तो 1 लाख का एसेट क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे। अब बताएं डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करेंगे, 1 लाख पे। दूसरे साल आपने क्या कर ली, उसकी रीपेमेंट करने लगे। जैसे ही $500 क्या किए, वापस किए, तो उस दिन रेट था 110, आपने ऑलरेडी कितने पे बुक किया हुआ, तो 10 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 500, ये मजीद इसकी कॉस्ट में दूसरे साल ऐड होंगे। पीछे जाके ना कर लीजिएगा, इस लाख में दूसरे साल कितना बनता है, 5000 विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट और डेप्रिसिएशन। अब जो बाकी बची हुई रिटर्न डाउन वैल्यू पे करते हैं ना, रिटर्न डाउन वैल्यू में ये 5000 ऐड कर लेंगे। लेकिन करेंगे किस साल, जिस साल वापस करेंगे। ये टेक्निकल पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बना सकता है। ये तो ठीक है, अगर इसी साल वापस करें तो 2 लाख ये हो गया और 5000 मजीद ऐड हो जाए। लेकिन अगर दूसरे साल वापस करें तो लें जी, कुल मिला के बात यह है, जब कोई फॉरेन करेंसी से लोन ले और क्या करें, उससे कोई एसेट खरीदे, तो जिस दिन लोन लिया उस दिन क्या देखें, फॉरेन करेंसी का रेट दें। ये तो हम चैप्टर 4A में पढ़ चुके, और वो कितने पे बुक कर लेंगे, 1 लाख पे। मसला कहां पे आता है, जब वापस करें तो क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। लें जी, तो वो कितने पे हो गया, 110 का हो गया। आपने कितने पे ऑलरेडी बुक किया होता, 10 मजीद बुक कर लेंगे इस साल या आने वाले किसी साल में से। अगर वो हो गया 85 का, आपने कितने का बुक किया हुआ है, 100 का, लेकिन वो कितने का हो गया, 85, तो उतने से कॉस्ट 15 रुपए पर जो है मल्टीप्लाइड बाई 500 से कॉस्ट कम। टेक्निकल पॉइंट है, बना सकता है क्वेश्चन। इस क्लियर हो गया। लें जी, आपने अगला पॉइंट, इसी में से सारे पॉइंट बता देता हूं। ये कंसेप्ट हो गया, फॉरेन करेंसी लोन लें, जिस दिन वो एसेट, वो करेंसी आए और एसेट खरीदे, उस दिन का क्या ले लें, रेट ले लें। क्लियर हो गया, जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुई। उसके बाद कमी या बेशी, कॉस्ट में ऐड या लेस करते जाएं। ये वाला पॉइंट तो ओके हो गया। आपने लोन लिया और एसेट पे आपने 1000 रुपया लिया, एसेट पे 200 लगाए, बताएं, आपने 1000 लिया, उस दिन रेट कितना था, 100 रुपए, और आपने 200 रुपए लगाए, यानी $200 के मुताबिक लगाया। $1000 लिए, लगाए कितने, तो बताएं कितनी होनी चाहिए, 200 लगानी। 200 मल्टीप्लाइड बाई, इधर घुमाने की कोशिश करेगा जो कि आज तक उसने नहीं किया। 200 मल्टीप्लाइड बाई जो है 100 रुपया करेंगे। फिर जब वापस करेंगे, जब 200 तक वापस नहीं होता तब तक ये फ्लक्चुएशन करते रहे। जब 200 पूरे हो जाएं तो इसका मतलब एसेट के साथ उसका कोई लेना देना अब नहीं रहा। यानी आपने 200 दिए वापस और फ्लक्चुएशन हुई तो उसका ले इंपैक्ट। लेकिन अगर वो 300 वापस करता है तो उनमें से कितने का ले, 200 का, क्योंकि एसेट पे कितने लगाए आपने, 200। तो ये इस तरह से घुमा सकता है, जो कि अभी तक हुआ नहीं जी। यार उसके घर का मामला है, वो उसे वो एसेट ना खरीदे, वो स्टॉक खरीद ले, ठीक है, जो मर्जी करे। हम तो क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ द एसेट। भाई जितना ये अब 1000 ना बुक कर लेना। इसी नोट्स में दूसरा क्वेश्चन है, वो लेबर लगाता है इतने का मटेरियल, उसने ये नहीं बताया, उसने कहा इतना लोन लिया है, उसमें से इतना खर्चा किया है, बाकी को इग्नोर कर दें। इसी में दूसरी एग्जांपल है, इसी नोट्स में, उसको कीजिएगा। तो हम लेबर वगैरह लेके उसके बाद जो फ्लक्चुएशन होगी वो क्या करेंगे, वो इसमें ऐड करते जाएंगे। लेकिन फ्लक्चुएशन अगर बता दे कि इसमें से 200 ऐड किए, 200, तो फिर फ्लक्चुएशन 200 तक की करेंगे, 300 400 के बाद फिर इग्नोर करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है जी, बोले दोबारा। नहीं, फिर नहीं चेंज करेंगे, फिर नहीं। आप कहेंगे आपने 1000 रुपए ले गया, उसके बाद उसकी कॉस्ट चेंज हो गई, आने वाले सालों में लेना, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया, ये मेरे ख्याल में मैंने आंसर दे दिया, ठीक हो जी। और बताएं जी, चलें आगे चलते। क्लियर हो गया ये वाली बात, ये जो लिखी हुई थी बात थी, इससे अगला स्टेप मैंने आपको बता दिया जो शायद पहले हमने डिस्कस नहीं किया था। चलें आगे चलते हैं। लें जी, फिर कौन से वाला, वो कहता है लेकिन अगर आपने हेजिंग एग्रीमेंट कर लिया, हेजिंग एग्रीमेंट भाई 110 का हो जाए 190, मैं इसी हिसाब से पैसे दूंगा, कितने हिसाब से, 100 रुपए। फिर ये वाला जो है फिर फ्लक्चुएशन में आप पे नहीं करेंगे। यानी वो कहता है भाई डॉलर हो जाए, यानी वो कहता है ये कैसे,
$1000 मैंने आपसे ले रहा हूं, $1 कितने का, तो पैसे कितने बन गए भाई, डॉलर कम या ज्यादा हो, मैंने 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस के बराबर देने हैं। इसका मतलब है डॉलर कम ज्यादा हो लेकिन उसने कितने देने हैं, अगर डॉलर बढ़ गया तो कम डॉलर हो जाएंगे, अगर डॉलर रेट कम हो गया तो डॉलर ज्यादा हो जाएंगे। हेजिंग एग्रीमेंट, तो जब भी ये वाला पॉइंट आप करें फ्लक्चुएशन वाला, तो हेजिंग एग्रीमेंट को ध्यान में रखें। हेजिंग एग्रीमेंट क्या है कि डॉलर के कम ज्यादा होने से, पाउंड के कम ज्यादा होने से आपकी लायबिलिटी पे फर्क, जब लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा तो कॉस्ट पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते, फिर वो कहता है कि अगर आपने कोई एसेट लिया, से एसेट लिया आपने 1 लाख का, उस पे इंसिडेंटल, ये एसेट की कॉस्ट है, उस पे इंसिडेंटल जो एक्सपेंस आए, 1 लाख 1 लाख का लिया, उस पे 50,000 क्या आ गए इंसिडेंटल, तो ये एसेट कितने का बुक करेंगे, ये एज पर डेफिनेशन हम इतने का बुक करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट कहती है यार आप एसेट लो, हम आपको सब्सिडी देंगे, कितने की, 50% की। इसका मतलब है अब आपको कितने में पड़ेगा, 1 लाख की बजाय कितने का, 50 का, और इंसिडेंटल एक्सपेंस कितने, 50,000, तो अब एसेट कितने का बुक करेंगे, 1 लाख का। ये नॉर्मल केस है कि अगर आपको गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे दे, कोई रिबेट दे दे, ठीक है, कुछ भी इसी तरह से दे दे, तो फिर आपने उसको ऐड, आपने पैसे ही नहीं दिए, आपने पैसे ही नहीं दिए, ठीक है, आपको हुई 50,000 की खुशी, तो जय जी आपको जितने की खुशी हुई वो आप लेस कर देंगे। लेकिन अगर आपकी खुशी में क्या शरीक हो जाए, FBR शरीक हो जाए, 50,000, तो ये भाई आपकी टैक्सेबल इनकम है, तो फिर कहेंगे आप चलो ठीक है ये टैक्सेबल इनकम है ना, मैं भी फिर कितने लिखूंगा, 50,000 कितनी रिबेट और 50,000 जो मुझे पे करने पड़े, क्योंकि ये 50,000 अब क्या हो गया, टैक्सेबल। कुल मिला के बाद अगर आपको कोई रिबेट मिले, आपने उसको कॉस्ट में ऐड नहीं करना, जैसे 50% ऑफ था, गवर्नमेंट ने पे किए, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 50,000, 50,000 इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, तो टोटल कितना, लाख का। अगर ये सारा सिचुएशन ना होती तो लाख का एसेट, 50,000 इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, तो कितने बन जाते, 1.5 लाख, इस सूरत में 1 लाख। लेकिन अगर ये 50,000 जो गवर्नमेंट ने क्या दी सब्सिडी 50%, वो टैक्सेबल है, तो फिर ये वाला होगा, फिर पूरे की पूरी कॉस्ट लेंगे, लेकिन लिखेंगे अलग अलग। आप कहेंगे एक 50,000 जो मुझे पे करने पड़े, एक 50,000 जो सब्सिडी है लेकिन ये टैक्सेबल है, तो 50 और 50 कितने हो गए, लाख, और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, तो फिर 1.5 लाख कैसे लिखेंगे। क्लियर हो गया, ये आगे चलते हैं, इसके नीचे ये एग्जांपल है हम कर लेंगे इसी तरह से। अब ये है कि आपने एसेट तो लिया, गाड़ी ली, अब उसको पार्ट्स में बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पार्ट्स में बेच रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट, हम पढ़ रहे हैं अभी कॉस्ट पढ़ रहे हैं, कंसीडरेशन नहीं पढ़ रहे। कंसीडरेशन में फिर ये पॉइंट आएगा, आपने एक कार ली, अब उसको बेचने लगे तो उसके टायर बेच दिए, ठीक है, लेकिन बाकी अभी बॉडी उसकी, जी बेटा आप नहीं बेच रहे, आम बंदा है, लाजमी है चोरी की जाए, नहीं आपके केस में ठीक है, लेकिन मैं, अच्छा आ गया औकात पे, ले जी टायर यार उसकी गाड़ी है, टायर अलहदा बेच रहा है, बाकी बॉडी अलहदा बेच रहा है, अच्छा दोनों इकट्ठे बैठे, ठीक है, टायर बेच दिए और बाकी, यार टायर नए लेने हैं, और उसने टायर लेने हैं नए वाले, तो पुराने वाले बेच दिए, अब ठीक है, अच्छा चले टायर बेच दिए बाकी बात, लेकिन जब गाड़ी ली थी तो टायर साथ थे, अब तो इकट्ठे थे, ये तो इकट्ठे थे, ठीक है, तो इसका मतलब दफा हो जाओ, मैं जहाज वाली एग्जांपल पे जा, है मनहूस, ले जी, इसमें क्या होता है, इसकी सीड्स अलहदा बिकती हैं, बकायदा, अब बकवास न करना, ना तुम में से कोई बैठा है और ना तुम लोगों को पता है, सीड्स और बाकी बॉडी ये अलग अलग बिकते हैं। जब भी उसको क्या करते हैं, ग्राउंडेड जितने भी देखेंगे, ठीक है, जितने भी एरोप्लेन देखेंगे उनमें सीट नहीं होंगी, अब क्या ना चोरी होगा, तो वो सीट्स बेच देते हैं, बकायदा बिकती हैं। बैठे हो कभी तो बकवास बंद करो। अच्छा लें सीट्स हाँ वो जो इधर किधर है, गड़ी शाह के पास है किधर, अच्छा सीट्स बिकी अलहदा, जहाज चुप कर जा, मैं जहाज की बात छोड़ दूं, मैं कह रहा, अच्छा सीट्स अलहदा बिकनी, अब ये खरीदा था इकट्ठे, अब इसकी कॉस्ट क्या होगी,
जो बेचा तो वो तो कंसीडरेशन है, वो तो पता चल गया, समझिए ये जो है 25 लाख की है, बाकी बॉडी जो है वो 75 लाख की है, वो अलहदा हो गया। मामला क्या है, इसकी कॉस्ट क्या थी, हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट की जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू जब क्या किया था, जब परचेज किया था। तो जब परचेज किया था सीट की भी कोई फेयर मार्केट वैल्यू होगी और बाकी बॉडी की भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। जैसे ये अभी जो है सीट्स को हम क्या कर रहे हैं, अलहदा बेच रहे हैं, कंसिडरेशन का तो पता चल गया, कॉस्ट का नहीं पता चल रहा। तो कॉस्ट क्या होगी एज पर फेयर मार्केट वैल्यू जब परचेज किया। जब ये परचेज किया तो से 10 मिलियन का किया था, ये तो इकट्ठे किया। अब इसमें से सीट की कॉस्ट कितनी है, बॉडी कॉस्ट कितनी है, नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर इनको अलग-अलग खरीदे तो सीड्स जो है वो 8 मिलियन की बिकती है, सॉरी जो है यानी परचेज करते, तो जब परचेज करते 8 मिलियन की सीड्स, या जो है बॉडी कर ले, बॉडी 8 मिलियन की और सीड जो है वो 4 मिलियन की, ठीक है 4 मिलियन की। अच्छा चल, अच्छा 4 मिलियन की, तो टोटल कितना हो गया 12 मिलियन। तो इसको किस पे डिवाइड करें, 12 मिलियन पे। अब किसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ यानी कॉस्ट किसकी वो करनी है, सीड्स की, तो मल्टीप्लाइड पे क्या कर लें 4 मिलियन। दोबारा से, जब आप इकट्ठे कोई एसेट खरीदें और उसको बेचें किस में, कॉस्ट में। अब पता नहीं चल रहा सीट की कॉस्ट कितनी थी, क्यों, क्योंकि हमारे पास कंसीडरेशन आ रही है माइनस कॉस्ट माइनस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेस करेंगे तो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी। अब कॉस्ट को कैसे करना है, जब वो खरीदा था तो उस टाइम पे जो फेयर मार्केट वैल्यू दोनों की थी उसके मुताबिक, जब खरीदा था कितने का 10 मिलियन का, लेकिन अलग-अलग खरीदते तो बॉडी 8 मिलियन की और सीड्स कितनी 4 मिलियन, तो इसको टोटल जो फेयर मार्केट वैल्यू थी 8 + 4 उससे डिवाइड करें, जिसकी कॉस्ट चाहिए उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से क्या कर लें मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगी कॉस्ट। हम तो कॉस्ट पढ़ रहे हैं, क्लियर हो गया। चले आगे चलते जी, बोले। उसी तरह से अपॉर्चुनिटी फिर तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब हमारे टोटल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय ये तो आराम से हो जाएगा। चले आगे चलते। ले जी, वो कहता है अगर अगली बात, ये वाली बात क्लियर है कि कॉस्ट कैसे करेंगे, जितने का जो है खरीदा था डिवाइडेड बाय दोनों की फेयर मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जिसकी कॉस्ट निकालनी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। हाँ क्लियर हो गया। आगे जी ये कॉस्ट, अभी हम कॉस्ट ही पढ़ रहे हैं, कॉस्ट ही पढ़ रहे हैं, अभी हम कंसिडरेशन नहीं पढ़ रहे। इसकी अगली बात वो कहता है आपने कोई एसेट खरीदा और उसके बदले में कोई सर्विस दे दी, तो सर्विस की फेयर मार्केट वैल्यू निकाल ले। जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा और उसकी मैंने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी। अब देखेंगे मैं रिटर्न के यूजुअली कितने चार्ज करता हूं, मैंने एक बंदे से कहा लैपटॉप मुझे दे दो मैं तुम्हारी रिटर्न फाइल कर देता हूं। अब लैपटॉप की क्या कॉस्ट है भाई, मैंने उसकी रिटर्न फाइल कर दी। अब रिटर्न फाइल कर दी और साथ में उससे 10,000 ले लिए। अब रिटर्न के हम 20,000 लेते हैं, तो 20,000 रिटर्न के और 10 उसने मुझे वैसे कैश दिए, तो दोनों को मिला के 30,000। क्लियर हो गया। और अगर ये पहला पॉइंट उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक्विजिशन ऑफ द एसेट इज द डेरिवेशन ऑफ द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, ये जो मेरी रिटर्न्स हैं ये मेरी इनकम क्या है चार्जेबल टू टैक्स। अगर ये मेरी एग्जेम्प्ट भी हो जाए तो भी यही होगा। जैसे रिटर्न फाइल करने वाले की इनकम क्या हो जाती है एग्जेम्प्ट हो जाती है। मैंने उससे लैपटॉप लिया, उसने मुझे जो है उल्टा 10,000 उसने क्या देने थे, मैंने उसको 10,000 दिए और साथ में उसके क्या करनी रिटर्न फाइल कर दी। अब उसको 10,000 दिए और यूजुअली रिटर्न में कितने की फाइल करता हूं 20,000, 20,000 + 10,000 अल्टीमेटली मैंने लैपटॉप कितने का लिया 30,000 का। क्लियर हो गया। ये डेरिवेशन ऑफ द इनकम एक जगह पे लिखता है चार्जेबल टू टैक्स और एक जगह लगता है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पहले वाले पॉइंट में मैं रिटर्न फाइल करता हूं, मेरी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है। मैंने उससे लैपटॉप दिया, उसको 10,000 दिया और उसकी रिटर्न फाइल कर दी। रिटर्न फाइलिंग के 20,000 और 10,000 वैसे उसको दिए तो टोटल मिला के 30,000, ये वाली बात। और इसी तरह से अगर मेरी रिटर्न फाइलिंग का बिजनेस क्या है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, मैं यूजुअली चार्ज करता हूं 20,000 रुपए और उसको मैंने 10,000 दिए, लैपटॉप लिया और उसकी रिटर्न भी फाइल कर दी। 20,000 मेरे रिटर्न के और 10,000 मैंने उसको वैसे दिए। इसका मतलब मेरा एसेट कितने का है 30,000 का, टोटल 40,000 लाना थे। अच्छा आगे चलते हैं। ये सारी बात करने के बाद हम पहुंचे जनाब कंसीडरेशन पे। कंसीडरेशन आखिरी पॉइंट हमारा, कंसीडरेशन रिसीव्ड। कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू, कंसीडरेशन माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू, या तो अमाउंट बिजनेस को चार्ज होगी या
जो है वो एज ए डिडक्शन अलाउड होगी। चलें हम एक एक करके ये पॉइंट पढ़ते जाते हैं। वो कहता है कि ये कंसीडरेशन वाला पॉइंट ना सिर्फ बिजनेस एसेट के लिए है बल्कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी है। ये कानून इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंसीडरेशन के लिए बल्कि सिक्योरिटीज के लिए भी है, बल्कि बाकी कैपिटल एसेट के लिए भी है। यानी अगर कैपिटल एसेट बेचें, अगर सिक्योरिटीज बेचें, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचें या बिजनेस एसेट बेचें, कानून यही लगेंगे। लेकिन ये रेलिवेंट जो होगा, ठीक है। तो ये वाले कानून कंसीडरेशन सब की। चले पढ़ते हैं। पहला वो कहते हैं भाई अगर आपने एक एसेट बेचा है, उसने बदले में आपको पैसे दे दिए, तो ये कंसीडरेशन है। लेकिन अगर वैल्यू थी, ये हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है, एसेट की वैल्यू है 10 लाख, आप उसे 8 ले रहे हैं, तो फेयर मार्केट वैल्यू। क्लियर हो गया? तो हायर ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन एंड फेयर मार्केट। अब जरा सुने, मैंने उसको एसेट बेचा और उसने मुझे 10 लाख दे दिए, फेयर मार्केट वैल्यू भी 10 लाख है, ठीक है, तो कंसीडरेशन 10 लाख। लेकिन उसने मुझे 2 लाख दे दिए और साथ में एक एसेट दिया जिसकी वैल्यू 8 लाख है, फेयर मार्केट। तो अब क्या हो जाएगी कंसीडरेशन? अमाउंट रिसीव्ड प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड। जब कॉस्ट थी तो हम एसेट दे रहे थे, अब कंसीडरेशन है तो हम बदले में एसेट ले रहे हैं, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। क्लियर हो गया? ले जी, दोनों पॉइंट हो गए। अब आगे चलते हैं। फिर वो कहता है अगर आपका कोई एसेट क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्पोजल है, यस ये डिस्पोजल है। अब इस सूरत में क्या होगी, उस एसेट का स्क्रैप बेच के जितने पैसे आएंगे प्लस इंश्योरेंस वालों से जितने पैसे आएंगे, प्लस हो सकता है आप उस बंदे पे केस कर दें और वो आपको कंपनसेशन दे। ये 4A में हमने क्वेश्चन पढ़ा था, एक बंदे की जो है गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो 2.5 लाख की बिकती है, लेकिन उसको कुछ 7-8 लाख रुपए क्या मिल जाता है। लेकिन जी कंसीडरेशन, अगर एसेट लॉस्ट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्ट्रॉयड एसेट्स के स्क्रैप से जो मिलेगा प्लस कोई अदालत से आपको कंपनसेशन मिल जाए प्लस इंश्योरेंस कंपनी से, इन सब को इकट्ठा करके आप क्या करेंगे, यहां पे लिखा हुआ है इफ द एसेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, तो कंसीडरेशन क्या होगी, कंपनसेशन या इंडेमनिटी, इंश्योरेंस की है, सेटलमेंट और कौन से बात, वो आपस में दोनों आपकी सेटलमेंट हो जाती है। वो कहता है यार 10 लाख ले, मेरी जान छोड़ दे, या फिर कि आप अदालत में जाएं और अदालत के फैसले से आपको पैसे मिले, ये सारे कंसीडरेशन में जाएंगे। कंसीडरेशन ले जी, जी कौन से वाला, बकवास कर रहे छोड़ लें जी। इफ अ बिजनेस इज पुट टू पर्सनल यूज, जो इफ अ बिजनेस एसेट इज पुट टू पर्सनल यूज, भाई क्या मिला इसके, वो था कॉस्ट क्या थी, जब पर्सनल एसेट बिजनेस में है तो कॉस्ट क्या होगी, और जब बिजनेस का एसेट किस में दिया, तो देखें पर्सनल एसेट अगर ले जाएं एक्वायर है बिजनेस में, और बिजनेस वाला किधर लेके जाएं, पर्सनल में, तो डिस्पोजल है, तो क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू। आपने जब वो आ रहा था तो कॉस्ट किस पे ली थी, फेयर मार्केट, और जब वो जा रहा है तब भी फेयर मार्केट। चले पढ़ते हैं, ठीक है। अब द एसेट इज डिस्कार्डेड आर सीज टू बी यूज्ड इन द बिजनेस, तो इट्स कंसीडरेशन रिसीव्ड शैल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द, जब जिस दिन वो क्या हुआ, इवेंट टुक प्लेस हुआ, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। अब ये आपको फेयर मार्केट वैल्यू 100% वो देगा। चले आगे चलते हैं। ये बताएं कि कॉस्ट में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, बार्गेन परचेज ऑप्शन पढ़ा है या छोड़ दिया है, जरा सुने। कॉस्ट ऑफ द एसेट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या होता है, अगर छोड़ दिया तो बता देते हैं कि जब कोई लीज्ड, इसको बयान कर देते हैं थोड़ा सा, कोई नहीं पहले पढ़ा है ना, पहले तो नहीं, पहले छोड़ दे। चलो ये कंसीडरेशन भी साथ में पढ़ लेते हैं इसी की। भाई ये हमेशा क्या होती है, ऑपरेटिंग लीज होती है, क्योंकि मालिक कौन होता है, बैंक होता है। ये क्लियर हो गया, मालिक कौन है, बैंक है, और ये कौन से वाली है, ऑपरेटिंग लीज। हर, तो इसका मतलब है बैंक को जो रेंटल मिल रहे हैं वो उसकी इनकम है, और जो लेसी है उसका वो क्या है, एक्सपेंस है। ये बात खत्म होगी। ले जी, एंड ऑफ द लीज टर्म्स, एंड ऑफ द लीज टर्म, एसेट अब किसका हो गया, डॉलेंस का,
लेसी का, अब तो उसका है, अब तो ओनरशिप भी खत्म हो गई। अब बताएं ये कितने की कॉस्ट इसको पड़ेगी भाई? रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू विल बी द कॉस्ट फॉर कौन से वाला, डॉलर्स या लेसी। अब बताएं बैंक की कंसीडरेशन क्या होनी चाहिए? रेजिडुअल वैल्यू। एंड ऑफ द लीज टर्म, जब एसेट किसकी तरफ, लेसी की तरफ ट्रांसफर हो जाए, अब वो अब क्योंकि उसको वो यूज कर रहा है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। अब तो उसका हक है लेसी का, यस है। पहले कौन चार्ज कर रहा था? बैंक। तो जब कोई एसेट किसकी तरफ ट्रांसफर हो जाए? लेसी की तरफ, अब तो उसका है, अब तो उसकी ओनरशिप है, तो अब लीज तो खत्म हो गई। तो रेजिडुअल वैल्यू विल बी द कॉस्ट, और बैंक के लिए वो फिर क्या बन जाएगी? कंसीडरेशन। क्लियर हो गया? अच्छा, एक देते हैं बारगेन परचेज ऑप्शन। ठीक है, अगर आप ड्यूरिंग द लीज टर्म किसी एसेट को खरीदना चाहते हैं, से वो कहता है 10 किस्तों तक खरीद लो तो 5 लाख, और अगर 20 किस्तों से पहले पहले खरीद लो तो 3 लाख, एंड सो ऑन, और उसने 15वीं किस्त में खरीद लिया तो ये 3 लाख रुपया जो है कॉस्ट हो जाएगी उस बिजनेस के लिए, और बैंक की क्या हो जाएगी? कंसीडरेशन। क्लियर हो गया? तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। जरा इसको पढ़ें। द कंसीडरेशन रिसीव्ड, इस कंडीशन से पहले पहले पढ़, उसकी क्या बन जाएगी? रेजिडुअल वैल्यू, कंसीडरेशन, साथ में लिखे बारगेन परचेज ऑप्शन। ठीक है, एंड पे ना करे ड्यूरिंग द ईयर तो बारगेन परचेज ऑप्शन विल बी द। बारगेन परचेज ऑप्शन क्या है? बकायदा एक लिस्ट बना देती है, 3 किस्तों से पहले दे दोगे, खरीद लोगे तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, 10 किस्तों तक खरीदोगे तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो जिस जगह पे वो जाके खरीद ले। अब अगली बात सुने, ये बताएं एसेट 30 लाख का है, लेसी को जो देगा तो उससे 30 लाख लेगा या ऊपर इंटरेस्ट भी लेगा? इंटरेस्ट भी लेगा। तो शर्त यह है कि उससे जितना इंटरेस्ट लिया प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो रेंटल है वो कॉस्ट से ज्यादा हो, कॉस्ट से कम ना हो। अगली पढ़ें कंडीशन दैट रेजिडुअल वैल्यू जो अभी मिली प्लस अमाउंट रियलाइज ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ लीज, रियलाइज अमाउंट के साथ लिखे रेंटल, ये दोनों मिला के नॉट लेस देन द ओरिजिनल कॉस्ट होने चाहिए। ज्यादा ही लेगा भाई, अगर कम ले रहा है तो फिर गड़बड़ है, फिर रेजिडुअल वैल्यू उसको वो नहीं मिलेगी। ले जी, क्लियर हो गया भाई? अगर लीज्ड एसेट डॉलर्स के पास चला जाए तो यूबीएल को रेजिडुअल वैल्यू कंसीडरेशन मिलेगी और डॉलर्स को वो कॉस्ट मिलेगी रेजिडुअल। अगर ड्यूरिंग द लीज टर्म जो है वो परचेज कर ले डॉलर्स तो बारगेन परचेज ऑप्शन डॉलर्स की कॉस्ट होगी और बैंक की। रेजिडुअल वैल्यू के केस में बस ये देख लें कि जो रेजिडुअल वैल्यू है प्लस जितने रेंटल मिलते रहे हैं ये कुल मिला के कॉस्ट से ज्यादा हूं कम ना हूं। अगर कम हो तो फिर कोई रोला है, इन्होंने आपस में मिलकर कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ किया। ये तो कैसे पॉसिबल है? 30 लाख का एसेट हो और बैंक 29 लाख ले रहा हो, उसमें इंटरेस्ट भी हो उसमें प्रिंसिपल भी हो। ये वाली बात क्लियर होगी। आखिरी पढ़ते हैं। अब जनाब एसेट लिया था अलहदा अलहदा, बेचा इकट्ठे है। जैसे लैंड ली, एक एसेट है, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई, लेकिन अब जब बिल्डिंग बेचती है तो साथ में लैंड भी जाती है। अब इसकी सूरत में पहला जो केस था वो क्या था? एसेट लिया इकट्ठे था, बेच अलग अलग रहे थे। तो परेशान है, जब लिया था इकट्ठे था तो कॉस्ट क्या होगी? क्लियर? तो हमें पता चल गया, वो हमें पता चल गया। अब हम क्या करने लगे हैं? अब हम जो है एसेट लिया अलग अलग, लैंड बेच इकट्ठे रहे, तो अब हमें रोला है इसमें से लैंड की कंसीडरेशन कितनी है और बिल्डिंग की कितनी। तो क्या होना चाहिए? सेल के टाइम पे जो फेयर मार्केट वैल्यू, तो हमें जैसे हमने बिल्डिंग, जरा क्लियर हो गया? सेल के टाइम पे जो दोनों की फेयर मार्केट वैल्यू उस हिसाब से क्या कर देंगे। तो वहां पे हमने क्या किया था? परचेज कॉस्ट है ना, कॉस्ट परचेज वाली, कंसीडरेशन है
तो सेल वाली, उधर फेयर मार्केट वैल्यू किसकी थी, परचेज के टाइम पे, यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू सेल के टाइम पे। जैसे हमने एक बिल्डिंग बेची, अब बिल्डिंग के साथ जब बिल्डिंग बेचती है तो ये तो नहीं करते मेरा प्लाट नीचे से निकाल दो, बिल्डिंग तुम्हारी, प्लाट भी साथ ही जाता है, लेकिन प्लाट अलहदा लिया था और बिल्डिंग पे खर्चा अलहदा हुआ। चले तो फिर जनाब वो 10 मिलियन की बिकी, ठीक है, 10 मिलियन की बिकी। अब इसमें बैठे हैं कि इसमें से बिल्डिंग का कितना है, क्योंकि बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है, लैंड डेप्रिशिएट नहीं हो, ये है ना कंसेप्ट। और इसी तरह से अलग-अलग ली थी बुक के, अलग-अलग, अब परेशान बैठे इसमें लैंड कितने पे बिकी है। तो भाई अगर फेयर मार्केट वैल्यू पे जाएं तो बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू है 8 मिलियन और लैंड की है 4 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन कर ले। क्लियर हो गया। अब इसको कैसे अपॉर्चुनेट करना है पता है, 8 डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाई, जब बिल्डिंग की निकालनी तो मल्टीप्लाइड बाई 8, और जब किसकी लैंड की निकालनी है कंसिडरेशन तो मल्टीप्लाइड बाई 3। क्लियर हो गया। लेकिन ख्याल रखना जब कॉस्ट हो तो फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज, और जब कंसिडरेशन है तो एट द टाइम ऑफ सेल कंसिडरेशन। क्लियर हो गया। ये इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, बना नहीं रहा। और आखिरी बात, जब कोई एसेट, आखिरी 2 मिनट, जब भी कोई एसेट, उस दिन भी बताया था 50 लाख से, जी बिल्कुल यही वाली कंसिडरेशन, वो इमोल प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है आपका। नहीं जी, अब आते हैं आखिरी बात, आपने कोई इमोल प्रॉपर्टी, ठीक है, ली तो कैश में पैसे नहीं लेने, अगर वो 5 मिलियन से ज्यादा हो, ये उस पे लगेगा। 5 मिलियन से ज्यादा ली, हमने डिस्कस भी कर चुके हैं टेस्ट में, 5 मिलियन से ज्यादा हुआ तो जितना कैश में लेंगे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट। हमने किया था 19 मिलियन का था और वो 14 मिलियन पे ले आए थे, तो ठीक है, तो फिर कॉस्ट कम हो जाएगी तो गेन ज्यादा हो जाएगा ये। और 5% आपको पेनाल्टी भी लगेगी जितनी कैश में पे करेंगे, तो जितना कैश में पे करेंगे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी कॉस्ट, और साथ में क्या हो जाएगा 5% जितना कैश में पे करेंगे वो क्या हो जाएगा। इसको जल्दी से पढ़ें और हम इसको कंक्लूड करते हैं। कल से न्यूमेरिकल शुरू। अच्छा ये बताएं, आपस की बात है चलने दे, जो है ये बताएं कि हम कल बिजनेस का ले लें या कल वाला भी कैंसिल करके बिजनेस के 4-5 क्वेश्चन इंक्लूडिंग जो है हम एओपी करके अगले वाले में बिजनेस का टेस्ट ले लें। जैसे मैं कहता हूं हम प्रैक्टिस कर लें ताकि कम से कम मोटे मोटे आपको पॉइंट्स तो बता देना जी। तो कल वाला हम या थ्योरी वाला ले लें, थ्योरी वाला एक टेस्ट ले लेते हैं और उसमें थ्योरी पूछेंगे न्यूमेरिकल में, या छोटे छोटे न्यूमेरिकल बना के ना, बड़े वाला न्यूमेरिकल हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई, लेकिन हर चीज न्यूमेरिकल ही बताई है, ठीक है। तो थ्योरी को हम थोड़ा न्यूमेरिकल की फॉर्म में करके पूछ लेते हैं कल के टेस्ट में, ताकि आपके थ्योरी पे ग्रिप हो जाए, क्योंकि देखें आएगा इसी वही वाली थ्योरी होगी, लेकिन पूछेंगे किसमें, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में, छोटे फॉर्म में। बड़े वाला न्यूमेरिकल हम अगले टेस्ट पे दे देंगे, यूं कर लेते हैं। चलिए ठीक हो, थैंक यू अल्लाह।